नमस्कार बच्चों। अब हम क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास ट्वेल्थ में सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो है फलन। ठीक है, इस फलन की हम बात करेंगे। ये जो चैप्टर है फलन, ये जो अध्याय है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है किसका? कैलकुलस का, है ना। कैलकुलस में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला चैप्टर हमारे पास फलन है। बहुत बड़ा पार्ट है कैलकुलस कक्षा 12 में। इस कक्षा 12 में कैलकुलस जो है लगभग 50% पार्ट जो है कैलकुलस का ही है। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चैप्टर को समझना है। यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इसमें हमारे पास क्या होगा? फलन होगा। फिर इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपके पास सीमा, लिमिट। उसके बाद हम सतत और अवकलनीयता की बात करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। फिर अवकलन की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम अवकलज के अनुप्रयोग देखेंगे। फिर हमारे पास समाकलन आएगा। तो इस तरह से ही कैलकुलस चलेगा। ठीक है ना। कैलकुलस के जो टॉपिक होंगे इसी सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से एक एक चैप्टर को समझना है। और ये जितने चैप्टर के नाम मैंने बोले हैं, लिमिट है ना, सतत अवकलनीयता, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये जितने चैप्टर मैंने आपको बोले हुए हैं, यहाँ पर हर चैप्टर में को क्लियर करने के लिए, उससे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जिस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, जिस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो कौन सा है? फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? पूरे कैलकुलस का बेस्ट पार्ट है ना। जो पूरे कैलकुलस का बेस्ट पार्ट है, ध्यान से इसको समझना है फलन को, है ना। क्योंकि यहाँ जो जितने तरह के हम फलन पढ़ेंगे, फलन आपने काफ़ी पढ़े हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय फलन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, द्विघात फलन की बात करें तो ये सब क्या है? फलन है ना। और इनकी नॉलेज होगी तभी हम इनके बारे में आगे कुछ कर पाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, है ना। ये मैथमेटिक्स के वो कैरेक्टर हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगे हमारे पास। तो इनके बारे में एक एक की नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए। और वो नॉलेज हमें कहाँ मिलेगी? फलन में मिलेगी। तो फलन चैप्टर को बहुत अच्छे से हमें समझना है। करें स्टार्ट फलन। तो ध्यान से देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों? फलन की इस चैप्टर में बात करेंगे। फलन में हम पहले बात कर ले, फलन है क्या चीज़? फलन जो है एक तरह का विशेष प्रकार का संबंध है। और ये जो संबंध है ये क्या है, किस तरह का संबंध है, उसकी हम बात करेंगे। तो फलन यहाँ पर क्या है? संबंध है। संबंध के बारे में मैंने आपको बताया था कि संबंध क्या होता है। संबंध को हमने पढ़ा कि ये जो है उप समुच्चय होता है दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का, है ना। दो समुच्चय हम लेते हैं ए और बी। ए और बी दो क्या है यहाँ पे? अरिक्त समुच्चय। कैसे समुच्चय हैं? अरिक्त समुच्चय। ठीक है, अरिक्त समुच्चय हैं। इन अरिक्त समुच्चय का हम क्या करते हैं? ए क्रॉस बी। तो उसको क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी को यहाँ पे कार्तीय गुणन क्या बोलते हैं? यहाँ पे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन हमने निकाला था। यहाँ पे बताया था मैंने आपको। जैसे आपने क्या लिया? ए ले लिया 1 2 3 और बी आपके पास क्या हो गया? यहाँ से आपने बी ले लिया 4 5, इस तरह से। और जब आप इसके ए क्रॉस बी की बात करते हो, किसकी बात करते हो? ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है? ए क्रॉस बी यहाँ पर क्रमिक युग्म के रूप में बनता है। और वो ऐसे बनेगा जैसे 1,4 आ गया, 2,4 आ गया, 3,4 आ गया, है ना। ठीक है, फिर 1,5 आ गया, फिर 2,5 आ गया और फिर 3,5 आ गया। तो इस तरह से ए क्रॉस बी तैयार होता है। और इस ए क्रॉस बी को हम क्या बोल रहे हैं? दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समझ में आ गई कहानी आपको, है ना। और इसी का जो है उप समुच्चय क्या होता है? संबंध होता है। इसी का उप समुच्चय क्या होता है? संबंध। कि इसमें से कुछ एलिमेंट लेकर के हम एक रिलेशन बनाते हैं। और वो रिलेशन तब बनता है जब उसकी कोई ना कोई क्या होती है? एक स्पष्ट परिभाषा होती है, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर फलन क्या है? एक संबंध है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का संबंध है। और वो यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे, है ना। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे फंक्शन को समझने के लिए देखो यहाँ पर क्या करते हैं। जैसे ये मैंने एक मशीन बनाई हुई है ना, यहाँ पर एक मशीन बनाई है। ठीक है, और इसका कोई फंक्शन है एफ, है ना। अब इस मशीन में इस फंक्शन को ऑन करने के लिए, इस फलन को हमें काम में लेने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट समझ रहे हो आप, है ना। कुछ अंतर्विष्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और वो हमने क्या दे दिया? एक्स दे दिया, है ना। ठीक है, जैसे आपने ये इनपुट डाला इसके अंदर, इस मशीन के अंदर, तो आपने एक फंक्शन को यूज़ में लिया। उस फंक्शन ने अपना काम किया और उस फंक्शन के काम होने के बाद आपको क्या मिलता है? एक रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट।
उस रिज़ल्ट को हम क्या बोल रहे हैं, आउटपुट। ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ आपको उसका एक प्रोडक्ट बन करके आया या उसका कोई रिज़ल्ट आपको मिला, उस रिज़ल्ट को हम क्या बोल रहे हैं, आउटपुट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाई। क्लियर है। तो जैसे ही आपने क्या करा, x को इसमें डाला तो अंदर आपके पास क्या रिजल्ट बना, f ऑफ x, और इस f ऑफ x को हम बोल रहे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। इस f ऑफ x को क्या बोल रहे हैं हम, x का फलन। क्या बोल रहे हैं इसको, x का फलन, फंक्शन ऑफ x। इस प्रकार इसको हमें परिभाषित करना है। ठीक है, आगे कहानी समझ में। तो जो इनपुट हम देते हैं, जो डाल रहे हैं यहाँ पर, उसको हम नाम देंगे इसमें किसका, प्रांत का। किसका, प्रांत का। और जो मिल रहा है, जो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे, वो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, परिसर का। ठीक है, इस प्रांत को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, डोमेन, और इस परिसर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेंज। ठीक है, तो ये चीज़ है ना। तो ये फंक्शन समझ में आ गया आपको। जैसे हम कोई मोबाइल की बात करें, या मोबाइल में हमें क्या करना है, कोई चीज़ खोलनी है, कोई फंक्शन ऑन करना है, तो उस फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा, कोई ना कोई बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपको कोई मोबाइल है आपके पास, स्क्रीन में फेसबुक खोलना है तो फेसबुक को आप टच करते हो तब वो खुलता है ना। ऐसे थोड़ी बोलते हो फेसबुक खुल जा, खुल गया। आगे बात समझ में आपको। तो वो चीज़ें हैं। तो फंक्शन ऑन करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इनपुट, और उसी इनपुट को हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, प्रांत का नाम दे रहे हैं। और उस इनपुट के देने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, वो हमारे पास क्या बनेगा, आउटपुट, और उस आउटपुट को हम क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये संबंध परिभाषित है, और इस संबंध को परिभाषित करने के लिए हमें दो अरिक्त समुच्चयों की आवश्यकता होगी। तो एक संबंध एफ है जो कैसे परिभाषित है, ए से बी में, है ना। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फलन यहाँ पर ए से बी में परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, ए से बी में। तो इस तरह से ये फलन काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कब ये फलन बन रहा है संबंध, तो इसको हम परिभाषा देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, है ना। परिभाषा देखो इसकी क्या है, फलन की परिभाषा। परिभाषा में हम यहाँ पर दो अरिक्त समुच्चय, दो क्या लेंगे परिभाषा में, दो अरिक्त समुच्चय ए और बी, है ना, में एक संबंध, रिलेशन एफ इस प्रकार परिभाषित है कि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी में एक संबंध एफ इस प्रकार परिभाषित है कि, है ना, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव से, बी के केवल और केवल एक अवयव से क्या हो, संबंधित हो। ठीक है ना। तो F जो है क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। ठीक है, क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे, पहली चीज तो हम क्या ले रहे हैं, दो अरिक्त समुच्चय ले रहे हैं ए और बी। अब इस संबंध F की बात कर रहे हैं जो A से B में परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, A से B में परिभाषित है। तो ये फलन कब बनेगा, जब यहाँ पर क्या होगा, A का प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक अवयव, पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। A का प्रत्येक अवयव B के केवल और केवल एक अवयव से, B के किससे, केवल और केवल एक अवयव से क्या हो, संबंधित हो। ये दो इंपॉर्टेंट बातें इस फलन को परिभाषित करती है। ठीक है ना, इस संबंध को फलन के रूप में क्या करती है, परिभाषित करती है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर आप गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक फलन है f जो कैसे परिभाषित है, a से b में। कैसे परिभाषित है, a से b में, और इसको हम फलन कब बोल रहे हैं, ये संबंध है, ये a से b में परिभाषित है। फलन कब बोल रहे हैं, जब a का प्रत्येक अवयव क्या हो, b के केवल और केवल एक अवयव से संबंधित हो। ठीक है, इसको समझते हैं, परिभाषा को समझते हैं किसकी सहायता से, एरो डायग्राम की सहायता से। इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं, है ना। इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है,
यहाँ पर हमने ले लिया f, ये संबंध हो गया, इसको हमने समुच्चय a नाम दे दिया, इसको हमने समुच्चय b नाम ले दिया। इस समुच्चय a में कुछ अवयव ले लो, x1 x2 x3 x4 x5, y1 y2 y3 y4 y5, ठीक है, ये हमने कुछ अवयव ले लिए। अब यहाँ पर क्या है, पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, a के प्रत्येक अवयव, मतलब इस a में जितने अवयव आप देख रहे हो x1 x2 x3 x4 x5, ये सारे के सारे अवयव b के किसी न किसी अवयव से संबंधित होने चाहिए, b के किसी न किसी अवयव से संबंधित होने चाहिए। और कैसे होना चाहिए, केवल और केवल एक से। जैसे यहाँ पर देखो x1 का किससे संबंध हो गया, y1 से, x1 का संबंध किससे हो गया, y1 से, तो अब इस x1 का संबंध और किसी y से नहीं हो सकता। अगर हम इसको फलन के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या बोल रहे हैं, इसको केवल और केवल एक अवयव से संबंधित, है ना, अद्वितीय संबंध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अद्वितीय संबंध। समझ में आ रहा है बच्चों? तो x1 का संबंध अगर y1 से हो गया तो अब x1 का और किसी y से संबंध नहीं होगा। इसी तरह से x2 का अगर y3 से हो गया तो x2 का अब और किसी y से नहीं होगा। तो x3 का y2 से कर दिया, इस तरह से, है ना, हर x के लिए एक अलग y होना चाहिए, है ना, हर x के लिए। x1 का y1 से है तो अब इस ये x1 और किसी से रिलेट नहीं करेगा जाकर। आगे बात समझ में? तो जैसे यहाँ पर देखो, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको ले लो आप जैसे महिलाओं का समुच्चय। क्या हो गया ये, महिलाओं का समुच्चय, ऐसे ले लो। और ये किसका हो गया, पुरुषों का, ये किसका हो गया, पुरुषों का समुच्चय, ठीक है ना, ध्यान से इसको समझिएगा आप, है ना। ये महिलाओं का समुच्चय हो गया, पुरुषों का समुच्चय हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक महिला का संबंध किससे हो गया, एक पुरुष, एक महिला का संबंध, समझ गए, शादी हो गई, है ना, ठीक है, और कोई संबंध नहीं। x1 का संबंध किससे हो गया, y1 से, मतलब एक महिला का संबंध किससे हो गया, y1 से। तो वो जो महिला है अब और किसी पुरुष से शादी कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। समझ में आ रही मेरी बात आपको, है ना। एक महिला ने इस y1 से शादी कर ली तो अब ये x1 नाम की महिला और किसी y से शादी नहीं कर सकती, यही फंक्शन है, ठीक है ना। इसी तरह से सोच सकते हो आप, क्लियर है, समझ में आ रही बात। लेकिन पुरुषों में हमने वो बाउंडेशन नहीं रखी, है ना। इस पुरुष की शादी इस महिला से हो गई तो कोई ज़रूरी नहीं है अब ये पुरुष और महिला से शादी नहीं कर सकता, यहाँ पे कर सकता है, ठीक है, वो फंक्शन में होगा, क्लियर है। वो इस x1 के रिगार्डिंग तो यूनिक रिलेशन कहलाएगा। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो इस तरह से कर रहे हैं, समझ में आ गई। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि सारे के सारे अवयव इस समुच्चय में, ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई महिला नहीं होनी चाहिए जिसकी शादी किसी न किसी वाई से ना हो, उसकी होनी जरूर चाहिए, है ना, कुंवारी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। आगे बात समझ में, बाल ब्रह्मचारी नहीं होनी चाहिए वो महिला। इधर आ जाओ, यहाँ पे छूट सकता है ऐसा, यहाँ पर भी वो बाउंडेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इसके लिए बात कर रहे हैं, क्लियर है। कैसे बात कर रहे हैं, A to B, B to A, आपको कुछ नहीं सोचना, कैसे सोचना है, A to B। तो यहाँ पर समझ में आ गया सबको, इस तरह से फलन को हमें परिभाषित करना चाहिए। दो बातों पर विशेष आपको ध्यान केंद्रित करना है। पहली बात क्या है, A का प्रत्येक अवयव, A में कोई अवयव ना छूटे। दूसरी बात, और रिलेशन कैसा हो, यूनिक, अद्वितीय रिलेशन, मतलब एक का अगर एक y से हो गया तो और किसी y से वो रिलेट ना हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब इस समुच्चय A में यहाँ पर हम बात करें तो ये जो मैंने समुच्चय A लिया है, इस A समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, फलन का प्रांत। क्या बोलेंगे इसको, फलन का प्रांत। किसको बोलेंगे, A को, है ना। और ये जो B है, इस B को बोलेंगे फलन का सहप्रांत। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फलन का सहप्रांत। और एक चीज़ और होती है क्या, परिसर। क्या होती है, परिसर। जैसे मैं इसमें एक अवयव और बढ़ाता हूँ y6, लेकिन यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4 y5 से ही रिलेट कर रहे हैं, y6 का संबंध किसी से नहीं है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये फलन नहीं है, है ना, ये फलन परिभाषित होगा। तो यहाँ पर एक और वर्ड हम यूज में ले रहे हैं, कौन सा, परिसर, है ना। ये जो परिसर है, परिसर को हम क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, रेंज। ये परिसर जो है उप समुच्चय होता है किसका, ये उप समुच्चय होता है किसका, सहप्रांत का, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक तरह से वो जो हम आउटपुट की बात कर रहे हैं ये उनका समुच्चय, जो मान हमें प्राप्त हो रही है उनका समुच्चय।
तो यहाँ मान हमें केवल क्या प्राप्त हो रहे हैं, y1, y2, y3, y5, है ना। सह प्रांत में तो y1 से लेकर y6 तक के अवयव हैं, लेकिन परिसर हम में केवल किसको शामिल करेंगे, y1, y2, y3, y4, y5। तो यहाँ इसमें जो परिसर बनेगा वो परिसर क्या बनेगा, वो बनेगा y1, y2, y3, y4, y5, ये परिसर बनेगा। ठीक है, तो परिसर जो है वो क्या है, सह प्रांत का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई कहानी आपको। और चले आगे और समझे इसको। तो ये जो है फिलहाल क्या है, फलन है ये। ठीक है, और देखिए अब यहाँ से हमने लिया एक समुच्चय जो ए से बी में मैंने परिभाषित कर दिया। इसमें अवयव ले लिए x1, x2, x3, x4, इधर y1, y2, y3। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने ले लिया। ये x1 का रिलेशन किससे हो गया, y1 से, x2 का y2 से, x3 का किससे हो गया, y2 से, और x4 का किससे हो गया, y3 से। अब हमें देखना है क्या ये संबंध है। तो मैं यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, x1 का y1 से हो गया, तो क्या x1 का संबंध और किसी y से हो रहा है, हमें इसी डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है ना। x2 का y2 से संबंध हो गया, किससे हो गया, y2 से। क्या x2 का संबंध और किसी y से हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। x3 का भी y2 से है, लेकिन क्या x3 का संबंध और किसी y2 के अलावा और किसी से हो रहा है, नहीं हो रहा है। x4 का y3 से हो रहा है, तो ये क्या है, फलन है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये A2 भी आपने ले लिया, x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, x1 का किससे कर लिया आपने, y1 से, फिर x2 का किससे कर दिया, y2 से, और x3 का किससे कर दिया, y3 से, और x3 का किससे कर दिया, y4 से। तो क्या हो गया यहाँ पे, x3 का दो अवयव से संबंध हो गया, y3 और y4 से, है ना, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो f ऑफ x3 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, y3 और y4, है ना, ये मिल रहा है, जो कि क्या है, संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक इनपुट देने पर हमें दो आउटपुट नहीं मिलेंगे। भाई आपने एक बटन दबाया तो उससे दो चीज़ें कभी नहीं खुलती, एक ही चीज़ खुलती है ना, होता ही नहीं होता ऐसा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, समझ में आ गया। तो ये जो है क्या नहीं कहलाएगा, फलन नहीं है। इस तरह के केस में फलन नहीं है ना। 2x का 1y से हो सकता है, लेकिन 1x का 2y से नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। एक और देखते हैं यहाँ पे, एक केस और मैं आपको समझा दूँ किस तरह से और कब क्या हो सकता है फलन के अंदर। इस तरह से देखो यहाँ से, तो ये समुच्चय हो गया A, ये समुच्चय हो गया B, यहाँ से ले लिया F, x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, क्लियर है, y4 यह आ गया। x1 का किससे कर दिया, y1 से, x2 का y3 से, इसका इससे, इसका इससे, क्लियर है। और यहाँ x5 के लिए अब कोई y नहीं है, हमने x5 को किससे रिलेट नहीं किया, तो भी ये क्या है, फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पे कि फलन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव। हमने परिभाषा के अंदर क्या लिखा, ए का प्रत्येक अवयव, लेकिन यहाँ x5 का किसी से नहीं है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इस वजह से ये फलन नहीं है। और दूसरी बात, ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए और संबंध कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, केवल और केवल एक y से संबंधित होना चाहिए, तो ही वो फलन कहलाएगा। तो आगे समझ में फलन की परिभाषा, इस तरह से हमें अप्लाई करना है फलन को। ठीक है, लेखा चित्र के द्वारा किसकी बात करेंगे बच्चों, फलन की बात करेंगे। तो देखो किस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या होगा, एक वक्र दिया जाएगा। जैसे मैं दो तरह के वक्र लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक तो मैं बात कर रहा हूँ y बराबर x² की, और एक हम बात करेंगे किसकी, y² बराबर x की। दो तरह के ग्राफ हम बनाते हैं। ये दोनों को हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है परवलय में इनको, है ना। तो ये तो एक परवलय होगा, किस तरह का ग्राफ बनेगा इसका, इस तरह से, क्लियर है। और एक ये भी क्या है, परवलय हो गया। ये किस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह से। इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं हम x अक्ष के सापेक्ष सममित, और इसको बोलते हैं y अक्ष के सापेक्ष सममित। ठीक है ना। सममित किससे पता लग रहा है कि यहाँ पे जो लाइन इसको दो बराबर भागों में काट रही है, उसी के सापेक्ष क्या है, सममित। ये क्या है, x अक्ष, और ये क्या है, y अक्ष।
अब देखो करना क्या है हमें, है ना, इम्पोर्टेंट काम हमें इसी को यहाँ पर देखना है कि हमें करना क्या है। हम क्या करेंगे कि जिससे हमें पता लग जाए कि ये जो वक्र है ये एक फलन को निरूपित कर रहा है। किसको निरूपित कर रहा है? फलन को। तो हम क्या करेंगे, इस y अक्ष के समांतर इस पर रेखाएं खींचेंगे, या सामान्य भाषा में बोलें तो खड़ी रेखाएं खींचेंगे। क्या खींचेंगे? खड़ी रेखाएं, ठीक है ना। और वो रेखाएं अगर ग्राफ को एक ही बार काट रही है, कितनी बार काट रही है? एक ही बार, तब तो वो फलन है। और अगर एक से ज़्यादा बार काट रही है तो वो फलन नहीं है। तो जैसे यहाँ पर इस पर आप कितनी भी लाइन खींचो ऐसे खड़ी वाली, सारी की सारी केवल क्या कर रही है? एक ही बार काट रही है। काट रही है कि नहीं काट रही? कोई भी लाइन इस ग्राफ पर आप खींचोगे तो एक ही बार काटेगी वो। तो इसका मतलब ये जो है y बराबर x², ये किसको निरूपित कर रहा है? फलन को, है ना। आ गई बात समझ में? इसको कनेक्ट करके भी देखेंगे अभी क्यों ये फलन है। उसके बाद यहाँ पर बात करें, अगर मैं इस वाले ग्राफ में देखूँ और खड़ी रेखा खींचूँ, मतलब y अक्ष के समांतर ऐसे रेखाएं खींचूँ, तो रेखा इसको कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है। एक से ज़्यादा बार, चाहे 2 बार काटे, 3 बार काटे, 4 बार काटे, वो फलन नहीं है। तो ये क्या है? फलन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे सपोज करो कि हम क्या कर रहे हैं, कि एंट्री की बात कर रहे हैं। ये मैंने वैसे ही बनाया, ये डायग्राम बनाते हैं हम इस तरह से, एरो डायग्राम, और इसमें एक एंट्री ले लेते हैं 2, ठीक है ना। क्या एंट्री ले ली मैंने? 2 एंट्री ले ली। अगर y बराबर x² के रिगार्डिंग करूं तो जब x की जगह ये क्या है? वही a वाला सेट, इनपुट वाला, मतलब इसमें x डालेंगे तो x हमने कितना डाला? 2, तो y क्या मिला? 4, मतलब 1 डाला, 1 ही मान मिला। लेकिन अगर इसमें आप डालो, क्या डालो इसमें? x बराबर 2, तो आपको y² बराबर 2 मिलेगा। और y बराबर क्या लिखने वाले आप? ±√2। मतलब अगर यहाँ पर आपने 2 डाला तो आपको 2 मान मिलेंगे, एक x के लिए 2 मान, है ना, √2 और -√2, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमने बात करा कि रिलेशन कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। और इसमें हो कैसे रहा है? इसमें हो रहा है अद्वितीय रूप। कैसे हो रहा है? अद्वितीय। या आपने 2 डाला और आपको 2 मान मिले, √2 और -√2, तो एक x जो है 2 से जाके कनेक्ट हो गया, है ना। तो ये इस वजह से फलन नहीं है। तो सिंपली बात क्या करें कि अगर आपको ग्राफ के माध्यम से देखना है, फलन की जांच करने की, एक वक्र आपको दिया हुआ है और उस वक्र की जांच करने की ये फलन बन सकता है या नहीं बन सकता, तो हमें क्या करना है? फलन के, या हम बात करें सिंपली ग्राफ पर, है ना, वक्र लिख देता हूँ मैं इसमें, वक्र के ग्राफ पर y अक्ष के समांतर रेखाएं यदि वक्र को एक बार काटती है, कितनी बार काटती है? एक बार काटती है, तो वह फलन होगा, तो वह फलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा का मतलब समझ गए कि एक से ज़्यादा बार काट रही हो, अन्यथा नहीं होगा। बात क्लियर हो गई ना आपको? तब तो वो फलन है, अन्यथा वो फलन नहीं होगा। क्लियर हो गई आपको बात? तो वक्र के ग्राफ पर आपने क्या करा? y अक्ष के समांतर रेखाएं खींची। वो y अक्ष के समांतर रेखाएं क्या कर रही है? यदि एक बार काट रही है तो वो फलन होगा, अन्यथा वो फलन नहीं होगा। सिंपल सी कहानी समझ में आ गई। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक वक्र लिख रहा हूँ मैं, x² + y² बराबर a²। किसका ग्राफ है ये? वृत्त का, है ना। इस तरह से बनेगा ये, a त्रिज्या का वृत्त है ये। और इस a त्रिज्या के वृत्त पर अगर आप इस तरह से खड़ी रेखाएं खींचते हो तो क्या कर रही है? 2 बार काट रही है। तो ये क्या है? फलन नहीं है, ये वृत्त फलन नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गई कहानी आपको कि लेखा चित्र के माध्यम से अगर हमें देखना है कि कोई वक्र है और वो वक्र फलन को निरूपित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है? उस वक्र पर y अक्ष के समांतर या फिर खड़ी रेखाएं खींचनी हैं। और वो रेखाएं अगर वक्र को एक बार काटती है तो फलन है, अन्यथा वो फलन नहीं होगा। चलें आगे। तो इस तरह से हमें लेखा चित्र के माध्यम से फलन की जांच करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फलन के प्रकार। फलन के किन प्रकारों की बात करेंगे? हम बात ये कर रहे हैं यहाँ पर कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फलन पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन से फलन इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 तरह के फलन हम बेसिकली इसमें डिस्कस करने वाले हैं।
कौन कौन से दो तरह के फलन हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हम बात करेंगे बीजीय फलनों की। किसकी बात करेंगे बच्चों? बीजीय फलन। इन बीजीय फलन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। बीजीय फलन और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? अलजेब्रिक फंक्शन। और दूसरा जो हमारे पास पार्ट होगा वो क्या है? अबीजीय फलन। क्या होगा? अबीजीय फलन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। क्लियर है? तो ये तो क्या हो गया? बीजीय फलन। और ये क्या हो गया? अबीजीय फलन। बीजीय फलन में जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो किसकी करेंगे? बहुपदीय फलन की। इसकी बात करेंगे बहुपदीय फलन की, ठीक है। इस बहुपदीय फलन में हम चार तरह के फलन डिस्कस करेंगे। पहला जो फलन होगा वो है हमारे पास अचर फलन। फिर हम बात करेंगे किसके? रेखिक फलन की। फिर हम बात करेंगे किसकी? द्विघात फलन की। और लास्ट में हम देखेंगे बच्चों कौन सा? त्रिघात फलन। ये चार फलन तो हम किस में डिस्कस करेंगे? बहुपदीय फलन में, है ना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो नंबर होगा वो कौन सा है? परिमेय फलन, परिमेय फलन, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर होगा किसका? अपरिमेय फलन, अपरिमेय फलन। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? मापांक फलन, मापांक फलन, ठीक है। मापांक फलन के बाद जो होगी नेक्स्ट डिस्कशन वो होगा महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। महत्तम पूर्णांक के बाद अगला नंबर लेंगे हम बच्चों किसका? भिन्नात्मक भाग फलन, ठीक है। और लास्ट में हम लिखेंगे, लास्ट जो पार्ट होगा वो है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फलन, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या देखना है? सिग्नम फंक्शन। तो ये जो सारे फलन हैं ये किस में आएंगे? बहुपदीय फलन में। किस में आएंगे? बहुपदीय फलन में। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है कौन सा? अबीजीय फलन। अबीजीय फलन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? अबीजीय फलन में जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम बात करेंगे किसकी? चरघातांकी फलन की, चरघातांकी फलन। और चरघातांकी फलन के बाद हम लेंगे यहाँ पर अगला नंबर किसका? चरघातांकी फलन हो गया। चरघातांकी फलन के बाद आएगा लघुगणक फलन, लघुगणक फलन। और लास्ट में एक और है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये सब फलन किस में आते हैं? अबीजीय फलन में। और वो सारे किस में आ गए? बीजीय फलन में, ठीक है ना। इसमें जो त्रिकोणमितीय फलन है, सॉरी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, वो हमारे पास आपके क्लास 12th में चैप्टर 2 है। तो इसका जो डिस्कशन होगा वो अलग से करेंगे यहाँ पे। फिलहाल हम इस फंक्शन चैप्टर के अंदर लघुगणक तक के फलन डिस्कस करेंगे। अबीजीय फलन में और बीजीय फलन में वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। तो ये वो सारे फंक्शन हैं जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, जिनके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए आगे के चैप्टर क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, 12th को क्लियर करने के लिए, है ना। 12th में अच्छे नंबर लाने के लिए ये सारे फंक्शन की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो वही नॉलेज हम यहाँ पर लेंगे, एक एक फलन के बारे में समझेंगे और उस फलन के रिगार्डिंग क्या क्या डिस्कस करना है, उसका प्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है और वो दिखने में कैसा होता है, ठीक है ना, सुंदर होता है या बदसूरत होता है, वो सारा डिस्कशन हम इसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पर एक एक करके एक फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन ले रहे हैं हम इसमें किसकी बात करेंगे? बहुपदीय फलन के बारे में, है ना, बहुपदीय फलन। ठीक है, बहुपदीय फलन देखो दिखने में कैसा होता है, आपको ये दिखने में ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? an(x) की पावर n an-1 x की पावर n-1 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a0, इस तरह से ये नज़र आएगा। क्लियर है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम n घात का बहुपद, n घात का बहुपद।
कब बोलेंगे n घात का बहुपद? जब x की पावर n का गुणांक क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको ये जो डिसाइड होती है घात, बहुपद की घात जो डिसाइड होती है वो बहुपद में पद के x की अधिकतम घात से डिसाइड होती है ना। यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है, n है, इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, n घात का बहुपद। और ये कब तक है, जब तक ये है, ये अगर 0 हो गया तो ये गायब हो गया तो ये n-1 घात का बन जाएगा। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, a(n)(0). और ये जितने कॉफिशेंट है, जितने गुणांक आपको नज़र आ रहे हैं, an-1 डॉट 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 a1 a0, ये सब किसको बिलोंग करेंगे, r को, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। इस बहुपद को हम परिभाषित करते हैं कैसे, r से r में। r से r में परिभाषित करने का मतलब क्या हो गया कि जो इसमें इनपुट दिया जाएगा, ये जो है r जो है यहाँ पर क्या है, बहुपद का प्रांत। क्या है ये, बहुपद का प्रांत। तो बहुपद का प्रांत जो है क्या होता है, r होता है। प्रांत का निर्धारण देखो कैसे किया जाता है, जब भी हम किसी फलन के प्रांत को निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस फलन को देखते हैं। क्या करते हैं, केवल फलन को देखते हैं और देख करके क्या सोचते हैं, सुनो ध्यान से, है ना। हम देख करके सोचते हैं कि क्या ये फलन किसी x पर अपरिभाषित हो सकता है क्या, है ना। क्या ये फलन जो है किसी x के लिए क्या हो सकता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या अनंत मान आ सकता है क्या इसका। आपको पता है इसे अनंत कब आता है, अनंत आता है कैसे, 1/0, जब यहाँ न तो बटा वटा कुछ है ही नहीं, डिवाइड की हम बात ही नहीं कर रहे, डिवीज़न इसमें हो ही नहीं रहा, तो ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता किसी भी x के लिए। तो ये क्या होगा, सभी x के लिए परिभाषित होगा। जैसे आप एक तो इसको देख रहे हो, आपने एक इसको देखा, यहाँ पे देखो आपने ये देखा 1/x को देखा, और देख करके मैंने बोला कि बताओ बच्चों यहाँ पर ये किस पर अपरिभाषित हो रहा है, तो आप कहोगे कि जिस पर ये x 0 हो रहा है ना। तो x 0 होते क्या आ जाएगा, 1/0, और 1/0 आ गया तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पर 0 को छोड़कर बाकी सभी x के लिए क्या हो रहा है, परिभाषित। तो जब मैं इसका प्रांत लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, r-0, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही सोचना है हमें। तो यहाँ कोई ऐसा x नहीं है जो इसको क्या कर दे, अपरिभाषित कर दे, इसलिए इसका प्रांत क्या होगा, r होगा। तो प्रांत के लिए फलन को देखना है, उसके बारे में सोचना है कि या ये किसी x के लिए अपरिभाषित हो सकता है, अंदर से दिल से आवाज़ निकले नहीं हो सकता, तो आप प्रांत लिख दीजिए क्या, r। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये बहुपद का क्या हो गया, प्रांत हो गया। इस तरह से हमें बहुपद को डिसाइड करना है। अब रही बात यहाँ पर कि हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पर 4 अलग अलग पार्ट इसके डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट है वो क्या है, अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, अचर। अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं ना। अचर फलन की हम बात करें तो अचर फलन देखो कैसे परिभाषित होता है, वही कैसे परिभाषित होगा, ये पहले तो r से r में क्यों है ना। और यहाँ पर f(x) की बात करें तो f(x) इक्वल टू हम इसको लिखेंगे ऐसे c, कांस्टेंट, है ना। तो इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, r। और परिसर की बात करें तो किसी भी x को इसमें पुट किया जाए हमें क्या मिल रहा है, हमेशा c मिलेगा। तो इसका परिसर क्या हो गया, c हो गया, ठीक है ना। इसको ग्राफ को देखो कैसे बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले निर्देशांक निकाय बनाएंगे। इस निर्देशांक निकाय में क्या खींचने वाले हो, y बराबर c। क्या खींच रहे हैं हम, y बराबर c। और y बराबर c क्या है, y बराबर c हो गई एक अक्ष के समांतर रेखा। जो रेखा होती है कैसी, ऐसी, जिसको क्या बोलते हैं, x अक्ष के समांतर रेखा। c क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ क्या है, c। जो x अक्ष और इस समांतर रेखा के बीच की जो दूरी है उसको हम c बोल रहे हैं ना। क्लियर है, y अंतखंड भी हम इसे बोलते हैं। तो ये लाइन हो गई y बराबर c। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो मतलब इसमें जो इनपुट दिया जा सकता है, जो पुट किया जा सकता है, वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक पुट किया जा सकता है। इसलिए इसका प्रांत क्या लिख रहे हैं, r। लेकिन जो मिलेगा हर बार वो क्या मिलेगा, केवल c मिलेगा। क्या मिलेगा, c। क्लियर है।
तो यहाँ पे परिसर क्या लिख रहे हैं सी। तो ये अचर फलन की हमने बात कर ली। एक फलन के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे, उसका प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, फोटो कैसा होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेखिक फलन के बारे में। रेखिक फलन, रेखिक फलन को क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। ठीक है, रेखिक फलन को हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ये कैसे परिभाषित करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए हम लिख रहे हैं इसको इस तरह से, एफ ऑफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में। ठीक है ना, यहाँ पर एम क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू 0 रेखिक फलन बोलने के लिए, और एम और सी जो है वो आर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसका प्रांत देखें, प्रांत क्या बोलते हैं, प्रांत को अंग्रेजी में हम डोमेन, है ना। इसका डोमेन देखो तो ये फलन भी जो है कैसे परिभाषित होगा, बहुपद का पार्ट है, आर से आर में परिभाषित होगा। इसका भी जो प्रांत है वो क्या होता है, आर होता है। और इसके रेंज की भी मैं बात करूँ, परिसर की अगर मैं बात करूँ तो ये परिसर भी इसका क्या होता है, आर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एक सरल रेखा बनेगी। इस तरह से हम उसको खींच सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। यहाँ पर एम क्या चीज़ है, एम है टेन थीटा, और थीटा क्या चीज़ है, रेखा का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण। सी क्या चीज़ है, सी को हम बोलते हैं y अंतखंड। सी यहाँ पर क्या है, y अंतखंड। क्लियर है, ये जो लेंथ है ये सी है। आगे बात समझ में। m का मान धनात्मक है तो ये जो लाइन है ये इधर से आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, प्रथम चतुर्थांश से, और m का मान अगर क्या है, ऋणात्मक है, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है, आगे कहानी समझ में। तो ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है, और साथ में ध्यान रखना है कि c अगर पॉजिटिव है तो x अक्ष के ऊपर काटेगी, c अगर नेगेटिव है तो x अक्ष के नीचे काटेगी। इस तरह से रेखा का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ हम इन दोनों ग्राफ में क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि इसको इधर कितना भी बढ़ाया जा सकता है और इसको इधर कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। तो इसलिए इसका परिसर भी हम क्या लिख रहे हैं, आर। आर का मतलब क्या हो गया, माइनस अनंत से अनंत। ठीक है ना। तो ये क्या है, रेखिक फलन। रेखिक फलन को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं, लीनियर फंक्शन को। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। ये क्या है, रेखिक फलन। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी बच्चों, द्विघात फलन के बारे में। द्विघात फलन क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फंक्शन, द्विघात फलन। तो द्विघात फलन को देखिएगा क्या चीज़ होती है द्विघात फलन। हम बात कर रहे हैं किसकी, एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। ए को लेंगे नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी को लेंगे बिलोंग्स टू आर। ठीक है, पहले बात कर लें इसके किसके बारे में, प्रांत के बारे में। तो ये फलन भी जो है आर से आर में परिभाषित होता है। प्रांत इसका क्या होता है, आर होता है। ठीक है, जितने भी बहुपद है सबका प्रांत यहाँ पर क्या है, आर है। अब बात करें रेंज की, तो रेंज निकालने के लिए देखो इसमें हम दो तरह से इसकी रेंज को डिस्कस करेंगे। जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका ग्राफ जो है या तो आपके पास इस तरह से बनता है या फिर इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से निर्भर किस पे करता है, ए पर। ए का मान अगर 0 से बड़ा है तो कैसे बनेगा, ऐसा। ये जो मुंह है ये ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा, और अगर ए का मान लेस देन 0 है तो मुंह है वो किधर खुला होगा, नीचे की तरफ, है ना। तो ये तो आपको देखना है कि नीचे की तरफ कब खुला हुआ होगा, ऊपर की तरफ कब खुला हुआ होगा। किसके पता लगा, ए से, है ना। समझ में आ गई बात। जब ये वाले केस में देखो, ये वाले केस में मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान जो है इस द्विघात फलन का कहाँ लाई करेगा, इस वाली जगह पर। ये जो मेरी उंगली है इसको ध्यान से देखिए, इस वाली जगह पर लाई करेगा। इस वाली जगह को क्या बोल रहे हैं, शीर्ष, है ना। माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4 है, ये शीर्ष के निर्देशांक है। तो यहाँ पर न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई 4 है, और अधिकतम मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर a लेस देन 0 है तो न्यूनतम मान यहाँ पर जो ये मान है, ये कौन सा मान बनेगा, अधिकतम मान किस बिंदु पर लाई करेगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4 पे, और न्यूनतम मान इसमें बनेगा माइनस इनफाइनाइट। तो दो तरह की रेंज यहाँ पर निकलती है। क्लियर है।
इस वाले केस में अगर हमें परिसर लिखना है, जब a ग्रेटर देन 0 है, तो परिसर का फॉर्मूला हो जाएगा -d/4a से इनफाइनाइट। क्लियर है? और अगर a लेस देन 0 है, a क्या है? लेस देन 0 है, तो रेंज का, परिसर का जो है फॉर्मूला बन जाएगा -अनंत से -d/4a। ये दो तरह से रेंज इसमें निकलेगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये वाली रेंज कब अप्लाई करेंगे? जब a क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये वाली रेंज कब अप्लाई करेंगे? जब a क्या होगा? लेस देन 0। तो प्रांत तो r ही लिखना है, लेकिन परिसर हम इस तरह से निकालेंगे यहाँ पर। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पर समझो एग्जाम्पल से। मैंने एक फंक्शन लिया f(x) बराबर x² + x + 1, और इसका हमें क्या निकालना है? प्रांत। और क्या निकालना है? इसका परिसर। ठीक है ना? इसका हमें प्रांत निकालना है और इसका क्या निकालना है? परिसर निकालना है। तो इसका प्रांत और परिसर निकालने के लिए सिंपल सी कहानी है, प्रांत तो क्या लिख दो? बहुपद है भाई, ये तो द्विघात, तो r लिख दो। परिसर की बात करने के लिए a को देखेंगे क्या है? ग्रेटर देन 0। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा परिसर का? -d/4a से इनफाइनाइट। बता ही दिया क्यों है, क्योंकि मिनिमम सबसे न्यूनतम मान ये होगा और सबसे अधिकतम मान इनफाइनाइट होगा। तो -d का मान यहाँ से निकालो आप। तो d का मान यहाँ से निकालेंगे तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। b का मान कितना हो गया? 1, और a और c का मान भी 1। 1 - 4 कितना हो गया? -3। और यहाँ सूत्र में डालेंगे तो -3 का कितना हो गया? +3। a का मान ये है, तो 3/4 से इनफाइनाइट, ये रेंज आ जाएगी इस फंक्शन की, है ना? तो द्विघात फलन का जो परिसर है वो आपको इस तरह से निकालना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? समझ में आ गई बात? और देख लो आप यहाँ पे चाहो तो एग्जाम्पल, f(x) बराबर x - x² + 1, इस तरह से ले लो। इसमें a क्या है? लेस देन 0। क्या फॉर्मूला लगाओगे रेंज का? प्रांत तो क्या लिखना है? r लिखना है, और रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा -इनफाइनाइट से -d/4a। ठीक है? आगे बात समझ में? वही d का मान निकालो यहाँ से, b² 1 और माइनस का 4ac, तो 1, और ये a की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो 1, और c की वैल्यू ये है क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 + 4 कितना हो गया? 5, और a की वैल्यू कितनी है? -1, तो यहाँ से कितना आ रहा है? 5/4। ये बनेगा आपका -इनफाइनाइट टू 5/4। ये इस पर रेंज हो जाएगी। ठीक है? तो समझ में आ गया आपको कि द्विघात फलन में हमें प्रांत तो क्या लिखना है? r, और परिसर निकालने के दो फॉर्मूले हैं, या तो ये अप्लाई करेंगे -d/4a से इनफाइनाइट, या ये अप्लाई करेंगे -इनफाइनाइट से -d/4a। ये कब अप्लाई करना है? जब x² का गुणांक क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। तो क्योंकि -d/4a जो है उस केस में न्यूनतम मान होता है। और ये कब अप्लाई करना है? जब x² का गुणांक क्या हो? नेगेटिव हो, और इस केस में -d/4a अधिकतम मान होता है, तो न्यूनतम क्या होगा? -अनंत। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक ध्यान से देखिए, समझिए, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हम बच्चों आप बात कर रहे थे किसके? द्विघात फलन की। देखा आपने किस तरह से प्रांत और परिसर निकालना है। अब हम बात करेंगे किसका डिस्कशन कर रहे हैं? त्रिघात फलन। त्रिघात फलन, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन, ठीक है? क्यूबिक फंक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। f(x) = यहाँ पर ax³ bx² cx + d की फॉर्म में, है ना? इसको क्यूबिक बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a को लेना पड़ेगा ≠ 0, और ये जो a b c d है ये किसको बिलोंग करेंगे? r को। ठीक है? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, वही वाली कहानी यहाँ पर लगानी है। क्या है ये? बहुपदीय फलन। तो ये क्या होगा? r से r में परिभाषित, मतलब इसका भी जो प्रांत है वो क्या लिखने वाले हो? r। ठीक है? इसके अगर कर्व की बात करें, ग्राफ की, तो पहले एक तो ये कर्व देखिए आप, f(x) बराबर x³। ये जो f(x) बराबर x³ है, इसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा। यहाँ पर जिन ग्राफ को जानते हो, उनके अलावा जो नए नए ग्राफ देख रहे हो, उनको सिर्फ ऐसा देखना है कि ये बनता कैसे है।
दिखता कैसे है, उसकी शक्ल को देखना है बहुत अच्छे से, है ना। तो ये एक्स क्यूब है, ये ऐसे दिखता है, बस ये ऐसे ही काम में लेना है, ऐसे ड्रॉ करना है ना, ठीक है। इस तरह से इसका प्रांत देखो, तो इसका प्रांत क्या है, आर है। परिसर देखो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो परिसर इसका क्या है, आर। क्लियर है। तो ये जो फलन है एफ ऑफ एक्स, ये फलन आपके पास या तो इस तरह से ये डिस्क्राइब हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, तीन अलग अलग रेखीय गुणनखंड इसके हो गए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसका ग्राफ वेरी करेगा। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो ये क्या होगा फिर आगे जो है ये नीचे चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और ये ऊपर चला जाएगा इनफाइनाइट की। तो वही माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वेरी कर रहा है ये। तो यहाँ पर भी जो परिसर है वो कितना है, आर है। क्लियर है। या तो इस तरह से ये डिस्क्राइब हो जाएगा, या फिर ये जो है इस तरह से डिस्क्राइब हो जाएगा, ए एक्स माइनस अल्फ़ा का होल क्यूब, ठीक है। और इस तरह से डिस्क्राइब हो गया। और अगर ये इस तरह से डिस्क्राइब हो रहा है, ए एक्स माइनस अल्फ़ा का होल क्यूब प्लस बीटा, इस तरह से बन सकता है। तो इसका जो ग्राफ है, आप किसका ग्राफ बना रहे, वाई माइनस बीटा ए एक्स माइनस अल्फ़ा का होल क्यूब। तो ये लगभग कुछ इस तरह से बनेगा। बस यहाँ पर मूल बिंदु का स्थानांतरण हो गया किससे, अल्फ़ा कोमा बीटा से, और इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो ये जो कर्व है ये इस तरह से ड्रॉ होगा, वही माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वेरी करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रांत वही आर और परिसर क्या होगा, आर। तो सिंपल सी कहानी क्या है कि जो क्यूबिक फंक्शन होता है, जो त्रिघात फलन होता है, उस त्रिघात फलन में प्रांत और परिसर क्या है, आर है। तो इसमें ज़्यादा कुछ लोचा है ही नहीं। त्रिघात फलन में कोई भी किसी भी तरह का है, इस केस में भी आर होगा और इस केस में भी आर होगा। तो ये जो फलन है यहाँ पर, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास होते नहीं। क्लियर है। तो ये त्रिघात फलन की हमने बात करी। तो इस तरह से हमें बहुपदीय फलन को डिस्कस किया, अचर फलन, द्विघात, रैखिक फलन, द्विघात फलन और त्रिघात फलन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये चीज़ है, हर फलन में कोई ना कोई ग्राफ नजर आएगा। अगर आपको लगता है कि ये ग्राफ हम पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इसके दर्शन कर रहे हैं, तो उसके दर्शन बहुत अच्छे से करिए, बहुत ध्यान से करिए, ताकि वो आपको नज़र आ जाए, समझ में आ जाए कि वो किस तरह से उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया करना है, ठीक है। हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाएंगे आपको, पर फिलहाल तो हमें देखना है और शक्ल देखना, और शक्ल को हमें दिमाग में बिठा लेना है, ताकि जब भी ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़े तो हम वैसे ड्रॉ कर दें। जैसे आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो आपको क्या नज़र आया, गोल गोल चीज़ नज़र आई, और आपने गोल गोल वक्र बना दिया, मतलब वृत्त बना दिया, ठीक है। वैसे ही इनको लर्न करना है, ठीक है बच्चों।